तो आज जिससे मैं एक इंटरव्यू लेने वाला हूँ उसका नाम है अभिमन्यु मेहता। जानते ही हो भाई, जो अभिमन्यु तुम जानते ही पहले से मुझे। नहीं जानते, मैं पहले भी आपको बता दूं कि अभिमन्यु, जो नहीं जानते अभिमन्यु मेहता वो जरा ये वीडियो देखें। 80,000 व्यूज आ गए। अगर आप जर्मनी आके कुछ साल में जर्मन सीख लें और उसके बाद जर्मन में व्हाट्सएप स्टेटस नहीं लगाएं तो उसका मतलब कि आप गरीब हैं। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मेरा दोस्त कहता है जिसका नाम है अभी। ये है उत्तराखंड से और ये जब आया था जर्मनी, जब मैं आया था उत्तराखंड इंडिया वो साले उत्तराखंड इंडिया वो साले उत्तराखंड। मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते हैं ना दिखाई देते हैं, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। एक साल पहले ये सब हुआ था और आज एक साल बाद अभिमन्यु मेहता ने अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करने के बाद जर्मन नेशनलिटी ले ली है। इसका मतलब ये है कि अब वो इंडियन सिटीज़न नहीं रहे, अब वो जर्मन हो चुके हैं। तो मेरा पहला सवाल, सबसे पहला सवाल जो मैं अभिमन्यु पूछना चाहूँगा वो ये है कि इतनी नमक हरामी और बेगैरती करने के बाद शर्म आई नहीं आई? पहली बात, पासपोर्ट गिव अप करने से कोई जो हमारा मेरे दिल में जो इंडिया के लिए जो रिस्पेक्ट है वो अभी भी है। लेकिन तू तो बोला था उत्तराखंड नहीं, उसी वजह से भाई वो मिला है जर्मन पासपोर्ट। एक पासपोर्ट बदल जाने से तुम ये नहीं बोल सकते कि तुमने अपना पूरा देश छोड़ दिया। लेकिन तुमने एक तरह से देश छोड़ दिया, अब तुम जर्मन इंडियन नहीं रहे। कार्ड मिलेगा। सो ओसीआई कार्ड होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब द प्रॉब्लम इज इंडिया डुअल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता ना। अच्छा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आप जर्मन पासपोर्ट लेते हो तो आपको अपनी इंडियन सिटीजनशिप देनी पड़ती है। आपको अपना इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ता है, वो अलग प्रोसेस है। सही। तो वो कम से कम 3-4 महीने लगते हैं। उसके बाद आपको फिर ओसीआई कार्ड, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड मिलता है। अच्छा। उससे आप इंडिया कभी भी ट्रैवल कर सकते हो, आपको वीज़ा की जरूरत नहीं है कोई। आप जितना मर्जी चाहो वहाँ रह सकते हो। आप यू कैन डू एवरीथिंग देयर एक्सेप्ट यू डोंट हैव राइट लाइक वोटिंग राइट्स। उसके अलावा आपके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद सकते। अच्छा। और बस आप सब कर सकते हो, बाकी सब कर सकते हो। लेकिन आप एक हद से ज़्यादा इंडिया रह सकते हो या पीछे लिमिट होती है इतने? कोई लिमिट नहीं, आप जितना मर्जी चाहो इंडिया रह सकते हो आप। अच्छा। वही तो एडवांटेज है। मेरा सबसे बड़ा रीज़न ये था कि मैं लेकिन खुद को इंडिया नहीं कह सकते क्योंकि अब आप जर्मन हो। इंडियन नहीं कह सकता, ओवरसीज सिटीजन बोल सकते हैं इंडिया के। अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, करने को तो इंसान चाहे तो पीआर भी ले सकता है, क्योंकि मैंने काफ़ी इंडियंस को देखा है जो पीआर ले लेते हैं। तो मुझे तुम बताना चाहोगे पीआर क्या है? वैसे जिन लोगों को नहीं पता परमानेंट रेजिडेंस की पीआर क्या होती है, पहले तो ये बताओ। और तुमने पीआर क्यों नहीं प्रेफर की, पासपोर्ट क्यों प्रेफर किया? यार परमानेंट रेसिडेंस उससे क्या होता है कि आपको फिर जर्मनी आप परमानेंटली रह सकते हो लेकिन आप सिटीजन नहीं होते। यू हैव ऑल द राइट्स, जैसे कि आप यहाँ काम कर सकते हो, जितना मर्जी रह सकते हो, बस आप वोट नहीं डाल सकते, आप जर्मन सिटीजन नहीं हो। आपको और सारे बेनिफिट्स मिलेंगे एक्सेप्ट यू कैन नॉट वोट। आप पुलिस में नहीं आ सकते, आर्मी में नहीं जा सकते, आप सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। अच्छा। उसके अलावा आप सब कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है कि पीआर का कि आपको आप 6 महीने से ज़्यादा जर्मनी के बाहर नहीं रह सकते। अच्छा। और आपको कोई प्रॉब्लम होगी, जैसे आपको इंडिया जाना है, कहीं और इंडिया जाना है, वहाँ रहना है 6 महीने से ज़्यादा, अच्छा। तो आपका अगर आप 6 महीने के अंदर वापस नहीं आए तो आपका परमानेंट रेसिडेंट स्टेटस कैंसिल हो जाता है। कैंसिल हो जाए। अच्छा। तो वो ड्रॉबैक था। तो मैंने सोचा कि और फीस भी अगर दोबारा आपको उसमें 250 यूरो 250 यूरो पे करने पड़ते हैं। फिर आप नेशनलिटी अप्लाई करो, वहाँ पे 250 यूरो पे करने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी कितनी जल्दी हो जाती है पीआर की वजह से? एलिजिबिलिटी पीआर का ये है कि आपको आफ्टर कंप्लीटिंग अ मास्टर्स कुछ भी, आपको अगर आप ब्लू कार्ड में तो यू हैव टू वर्क फॉर 21 मंथ्स और B1 सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, तो आपको पीआर के अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज देयर इज ऑल्सो अ न्यू रूल। उसके हिसाब से क्या है कि 27 मंथ्स के बाद भी आप A1 सर्टिफिकेट के साथ अप्लाई कर सकते हो ब्लू कार्ड में। अच्छा। तो ये नया, तो ये आई थिंक। और जो उनके जो मास्टर्स नहीं कर रहे उनका क्या सीन है, या बैचलर्स नहीं कर रहे? सो जो डायरेक्टली जॉब करने आते हैं उनके पास ये ऑप्शन है, अगर ब्लू कार्ड है, B1 सर्टिफिकेट है तो 21 मंथ्स, लेकिन 21 मंथ में वो पीआर मिल जाएगी उन्हें? ब्लू कार्ड का ही। अच्छा, तो तुमने क्यों नहीं ली पीआर? मुझे मैंने इसलिए ली क्योंकि मुझे दो जगह पैसे नहीं देते। अच्छा। वहाँ भी पैसे दो, वहाँ भी पैसे दो। और उसके अलावा फिर मुझे थोड़ा फ्रीडम चाहिए था। मैं जर्मन पासपोर्ट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है वर्ल्ड, सेकंड नंबर पर आता है। आप 195 कंट्रीज वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हो। उसके अलावा आपका, अब मेरे पास फ्रीडम है, मैं स्विट्जरलैंड में काम कर सकता हूँ, कहीं भी काम कर सकता हूँ, जो यूरोप में, आयरलैंड में कर सकता हूँ। कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। तो इंसान पासपोर्ट के लिए कब एलिजिबल होता है? पीआर का तो समझ आ गया, अब पासपोर्ट के लिए क्या एलिजिबल होता है? पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल होगे, जर्मनी का नया नेशनलाइजेशन रूल आया है जिसके हिसाब से पासपोर्ट के लिए आप एलिजिबल होगे 5 साल बाद। अगर आपके पास B1 सर्टिफिकेट है और आपने 5 साल यहाँ रहते हो और आपके पास परमानेंट जॉब, प्रॉपर जॉब है, ब्लू कार्ड में आप अच्छी कोई जॉब है मतलब आपके पास, तो आप एलिजिबल हो 5 साल बाद। अगर आपके पास स्पेशल इंटीग्रेशन है, C1 सर्टिफिकेट है या कुछ वॉलंटरी काम करा है, तो आप 3 साल के बाद भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें 3 साल के बाद मिलना बहुत ही टफ है, क्योंकि आप बेहोडे आपको देता ही नहीं, उसमें वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स बता देता है जो हम फुलफिल नहीं कर पाते। अच्छा। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से 5 साल बाद ही मिलती है। 5 साल बाद
ये नहीं कि 5 साल बाद अप्लाई करो तो आपको मिल जाएगी। अच्छा। उसके बाद आपको 2 साल और 2.5 साल वेट करना पड़ेगा। अच्छा। मतलब आपको 8 साल 7.5 साल 8 साल लग तो जाएंगे। 2.5 साल क्यों लगते हैं भाई? 2.5 साल का क्या वजह? अच्छा नया नेशनल रूल आया उसके हिसाब से उनके पास जो ऑफिशियल्स है वर्कलोड बहुत हो गया उनके पास। अच्छा तो वो इतने एप्लीकेशन एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। अच्छा। तो इसलिए बड़ी बड़ी सिटीज़ में अगर बताऊँ कोलोन की बात करूँ तो वहाँ पर कम से कम 2 साल लगते हैं। और फ्रैंकफर्ट में 2 साल, मतलब मिनिमम आप मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 2 साल तो आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा 2 साल वेट करना पड़ेगा। तुम्हें कितना लगा? मेरा थोड़ा केस स्पेशल था क्योंकि मैंने लॉयर को हायर करा था थोड़ा। अच्छा कौन सा लॉयर हायर किया था? मिग्रांडो लॉयर है एक। अच्छा मिग्रांडो लॉ फर्म। लॉ तो- फर्म है, उन्होंने मैं थोड़ा मेरा इसलिए हेल्प कर, मतलब मुझे अपॉइंटमेंट जल्दी दिलाई थी। तो मुझे बस वाली एक बात बताओ कि तुम्हारे शहर में कितना टाइम लगता है, यानी ड्यूइसबर्ग में? ड्यूइसबर्ग की बात करूँ तो यहाँ पर बहुत क्योंकि यहाँ पर आई थिंक यू हैव टू वेट एटलीस्ट 2 ईयर्स। 2 years? 2 साल लगते हैं आपको कम से कम 2 अप्लाई करने के बाद। 2 साल बाद आपको मिलेगा। अच्छा मैंने ऐसे लोग भी देखे जो बहुत ज़्यादा 2 साल से ऊपर भी वेट कर रहे हैं। तो तुम्हें मिल गई तुम्हारी लॉ फर्म, लेकिन मिग्रांडो के हाँ, लेकिन इसमें जब मैंने खुद से अप्लाई करा था विदाउट एनी लॉयर, तो मुझे जो पिछले साल जून में अप्लाई करा था तो मुझे जो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट 3 स्टेप्स होते हैं ड्यूइसबर्ग में। पहले आपको कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट मिलती है, फिर आपको एप्लीकेशन अपॉइंटमेंट मिलती है, जिसको हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय टर्मिन। हाँ फिर उसके बाद आपको नेशनलिटी मिलती है। हाँ, ये 3 स्टेप होते हैं। तो मेरा क्या था कि जब मैंने अप्लाई करा था खुद से तो मुझे नवंबर 2025 की मिली थी फर्स्ट अपॉइंटमेंट। अच्छा और उसके बाद फिर मुझे 5 महीने बाद वो और देते, और फिर एप्लीकेशन टर्मिन देते। तो कम से कम 2.5 साल तो लग जाते तो उसके बाद फिर वो 6-7 महीने 8 महीने, मतलब कम से कम 2 साल मान के चलो। 2 साल या 2 साल थोड़ा 10 महीने 12 11 में, मतलब 15 16 17 18 जितने महीने, मतलब टाइम लगता थोड़ा। तो वो मैंने क्या करा, फिर उसमें थोड़ा एक लॉयर हायर करा, मिग्रांडो ऑनलाइन फॉर्म है लॉयर। तो उन्होंने क्या करा कि मेरे केस में सारा मेरा एप्लीकेशन हैंडल करा। अच्छा सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको सबने सबमिट कर दिए पूरे, और उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे यहाँ पर अथॉरिटीज़ को भेज दिए। अच्छा तो उन्होंने क्या करा, मेरा जो कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट था वो स्किप करा दिया। अच्छा स्किप हो गया तुम्हारा? तो सीधे मुझे फिर एप्लीकेशन टर्म अपॉइंटमेंट मिला दिसंबर का, 12 दिसंबर का। देखो जून में अप्लाई करा, दिसंबर में मुझे अपॉइंटमेंट मिल गया एप्लीकेशन वाला, सेकंड वाला अपॉइंटमेंट? सेकंड वाला अपॉइंटमेंट। फिर 3 महीने में मुझे नेशनलिटी मिल गई थी। 3 महीने के अंदर नेशनल हो मार्च गई, में यानी तेरा टोटल प्रोसेस में काफी 9 महीने के अंदर 9 से 10 महीने की 9 से 10। यहाँ तेरा 2.5 साल होने वाला था, 9 से 10 महीने। तो जो लोग भी लॉयर हायर करते हैं यार ऐसे प्रोसेस वगैरह के लिए, पीआर के लिए या पासपोर्ट, तो क्या उन्हें एक्सपेक्ट करना चाहिए और क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? तो पहली बात तो ये है कि लॉयर जर्मनी में बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। हाँ तो अब आप डेफिनेटली अगर आप किसी को पैसे दोगे तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपका एप्लीकेशन पूरा आपके हिसाब से प्रोसेस करे, आपको हमेशा जवाब दे, आपका जो आपकी क्यूरीज है तुरंत रिस्पॉन्स आए उसका। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। हाँ। आपका बस काम है आपको डॉक्यूमेंट सारे लॉयर को देने, और लॉयर विल हैंडल देने प्रोसेस। और आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको लॉयर हमेशा जवाब देगा आपको। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ा समझनी चाहिए। मैं भी थोड़ा बीच में, मेरे साथ भी इन माई केस, मतलब मैं भी बहुत क्वेश्चन पूछता था, तो मैं भी बीच बीच थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था क्योंकि मुझे टाइमली रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उनकी लाइक दे आर ऑल्सो प्रोसेसिंग अदर एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन नहीं है, उनके पास और भी एप्लीकेशन है, पर मुझे 1 हफ्ते बाद रिस्पॉन्स आ जाता था उनका। तो यही है कि आपका एप्लीकेशन वो खुद प्रोसेस करेगा, आपको फिर खुद कोई हाउस इंटरव्यू या नेशनलिटी ऑफिस, नेशनलाइजेशन ऑफिस से आपको कुछ खुद डील करने की जरूरत नहीं है। तो जर्मनी में रहने का प्लान है इसके बाद जब पासपोर्ट मिल चुका है? मेरा प्लान तो अभी कुछ है नहीं ऐसा, बस मेरा मे बी इन फ्यू ईयर्स में स्विट्जरलैंड मूव हो जाऊँ। लेकिन क्या अगर कोई बंदा जैसे फॉर एग्जांपल यूरोप से बाहर मूव होना चाहता है, लेट्स से यूएस मूव होना चाहता है जर्मन पासपोर्ट आने के बाद, कितना आसान है उसके लिए ये करना? तो देखो जर्मन पासपोर्ट से आपको यू कैन ट्रैवल इन 194 कंट्रीज, सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आफ्टर यूएई एंड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। तो आप ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज 90 डेज के लिए ट्रैवल कर सकते हो। आपको बस कुछ कंट्रीज में ETA इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन एक वीज़ा होता है, वो एक बस आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ता है। $10-20 फीस होती है, मतलब ऐसी ज़्यादा फीस नहीं होती उसकी, वो आपको हाथों मिल जाता है। लेकिन जॉब करने वाले जो जॉब करना चाहते हैं मैं आता है यूएस में जॉब, ऑब्वियसली यू हैव टू गेट अ वर्क परमिट। अच्छा। यूएस के लिए बताओ, तो कोई आसानी होती है क्या अगर आपके पास? यूएस में आसानी है पूरी, यूएस में आसानी है? यूएस में आसानी नहीं है, यूएस में वही नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन अगर वो लोग हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप विजिट पे जाते हो, फिर वहाँ जाके आपको कोई चांस मिलता है कि आप किसी कंपनी का विजिट तो करते फिर आपको H1B वीज़ा वही होता है यूएस में, शायद वो आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर करेगा आपको। हो? मेहता साहब जो है अब इंडिया जाएंगे पहली बार अपने जर्मन पासपोर्ट के साथ, तो मुझे लगता है कि कोई अलग ही फीलिंग होगी जब वो इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाएंगे कि ये देखें, जब इंडिया को पूछेगा कि कहाँ जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो, उन्होंने कहा, "देख।" नहीं पहले अपना इंडियन पासपोर्ट निकालूंगा। इसी के साथ होती है आज की वीडियो खत्म। अभिमन्यु मेहता जो इतने डींगे मारता था कि मैं इंडियन हूँ, मुझे उत्तराखंड मत बोलो, आज वो इंडियन नेशनलिटी दे चुका है और खुश है। चलिए अच्छी बात है, जो भी है खुश है, इंडिया नहीं रहा इस बात से खुश है। तो जो भी इंसान है, मैं तो जब भाई मुझे जो मिलेगी मैं तो डुअल नेशनलिटी रख सकता हूँ, तो मुझे तो बड़ी कोई मसला नहीं है, वरना इंडियन नहीं रख सकते। चलो, लेकिन अगर आप भी आए, क्योंकि बहुत बड़ा मकसद होता है इंसान का, जब भी वो आए तो चाहता है कि यार अच्छी सिटीजनशिप ले, ट्रैवलिंग के लिए काफ़ी आसानी होती है। तो मुझे आउटरो करने दे, आउटरो नहीं करने दे रहा।
हाँ ये डालना तो व्यूज आएगा ऐसे। तो इसी के साथ होती है आज की वीडियो खत्म। आपको अगर आज का इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो मुझे बताएं कौन सा टॉपिक मैं नेक्स्ट कवर करूं। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी अब रील्स पे भी, जो इंस्टाग्राम यार तू बता रहा है, आउटरो कर रहा हूँ यार। आउटरो करता हूँ।